इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन। यहाँ एक स्लिट लेंगे जो स्ट्रेट एज के पैरेलल होगी, इसलिए वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल लेंगे। स्ट्रेट एज से दो रीजन होंगे, शैडो और इल्यूमिनेटेड रीजन। तो नॉर्मल केस में अगर हम डिफ्रैक्शन को कंसिडर ना करें तो शैडो का मतलब है छाया, परछाई या डार्क, और इल्यूमिनेटेड का मतलब है यूनिफॉर्म ब्राइटनेस। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो शैडो है उसमें भी इंटेंसिटी अचानक नहीं घटेगी, धीरे धीरे घटेगी। और जो इल्यूमिनेटेड रीजन है वहाँ पर यूनिफॉर्म ब्राइटनेस होने की बजाय फ्रिंज दिखाई देंगी। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्लिट है एस जो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल है। ये जो वेव फ्रंट है ये यहाँ पर इंसिडेंट है, यहाँ एक स्ट्रेट एज है, ये भी उसका साइड व्यू है। ये स्ट्रेट एज भी ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसका सीधा लें आगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन है, इसे हम ए कहते हैं और यहाँ इसे पी मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई एक वेव फ्रंट है। तो यहाँ पी से ए तक की डिस्टेंस को बी और ये एस से ए तक की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेव फ्रंट है हमारा सिलिंड्रिकल है, ये कर्व दिया हुआ है, इसको अगर हम डेप्थ या इसको गहराई और कंसिडर कर लें तो ये सिलिंड्रिकल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b प्लस लैम्डा बाई 2 का एक लोकस खींचेंगे तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट स्ट्रिप्स आएगी। तो यहाँ मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई b प्लस लैम्डा बाई 2, ये आगे डिस्टेंस है b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 यानी कि b प्लस लैम्डा। तो इसे हम कह देते हैं m1, इसे हम कह देते हैं m2 और यहाँ ऐसे ही एक चीज़ होगी m3। तो ये हो गया आपका b प्लस लैम्डा बाई 2 और दूसरी जो होगी ये हो जाएगी b प्लस लैम्डा। ऐसे नीचे भी होंगे, ये कह सकते हैं m1 डैश और इसे कह सकता हूँ मैं m2 डैश। अब ये जो p है ये ठीक सामने है। दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, जो p डैश है इसे यहाँ से मिलाते हैं तो ये कट करता है इस पे a डैश पर, और एक पॉइंट इधर लेते हैं शैडो रीजन में p डबल डैश, तो ये कट करेगा यहाँ, इसे हम कह देते हैं ये पॉइंट हो गया a डबल डैश पर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसे कह दिया आपने x, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं अगर डायग्राम बना दूं, इसका थोड़ा साइड व्यू लूँ, साइड व्यू ले रखा है, इसे स्लिट को सही करके बनाता हूँ। स्लिट एक्चुअली ऐसे है, ये स्लिट है जो बहुत पतली स्लिट है और यहाँ ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से है। तो वेव फ्रंट ये इस तरीके से है। अगर मैं ये कहूँ तो ये पहली लाइन हुई, ये आपका हुआ क्या, ये आपका ए बी हुआ, यहाँ ये पहली स्ट्रिप हुई, ये आपने कहा M1, ये दूसरी स्ट्रिप हुई, ये कहा M2, नीचे भी ऐसे ही, ये हो जाएगा M1 डैश और ये हो जाएगा M2 डैश। तो यहाँ देखिए ये स्लिट है और ये वेव फ्रंट है। तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट जोन, तो फर्स्ट जोन स्ट्रिप होगी कहाँ से कहाँ तक, इधर हम M1 पर b प्लस लैम्डा बाई 2 है और इधर M1 डैश पर है। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट जोन हुआ और ये भी आपका फर्स्ट जोन हुआ। तो हम कह सकते हैं AM1 एंड AM1 डैश। सेकेंड जोन की बात अगर करें
सेकंड जोन क्या होगा, ये M1 तक तो फर्स्ट जोन था, ये M2 आपका B प्लस लैम्डा है। इसका मतलब यहाँ इस तरफ M1 M2 और दूसरी तरफ यहाँ M1 डैश से M2 डैश तक, तो ये M1 डैश M2 डैश, ये क्या होगा, सेकंड जोन होगा। इस तरीके से थर्ड जोन M2 M3 और ये क्या होगा, M2 डैश M3 डैश। इसका मतलब ये आपका सेकंड जोन होगा, ये भी आपका सेकंड जोन होगा। तो दो हिस्सों में होगा, एक के फर्स्ट जोन के एक तरफ और दूसरे वाले फर्स्ट जोन के दूसरी तरफ। तो यहाँ इसके आगे फिर ये थर्ड जोन आएगा और इधर भी इसके आगे ये क्या आएगा, ये आपका थर्ड जोन आएगा। जो जोन है इनकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ये दूरी भी घट रही है, इसका एरिया भी घट रहा है। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं क्या, पाथ डिफरेंस। मान लीजिए आप P डैश पॉइंट पर कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन यहाँ P पॉइंट पर देखते हैं। तो इस डायग्राम से AP एक्चुअली B है, PM1 कहूँगा तो कितना हो जाएगा, B प्लस लैम्डा बाई 2, PM2 ये जो दूसरी डिस्टेंस है PM2 ये हो जाएगा B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 या B प्लस लैम्डा। अगर मैं कहूँ यहाँ जो पॉइंट है आपका P डैश पर लाइट A से आ रही है और इसको हमने S से डायरेक्ट मिलाया तो ये A डैश पर कट कर रही है। तो अगर मैं कहूँ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस एट P डैश, P डैश पर कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, तो P डैश पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा AP डैश, A से आने वाली लाइट और A डैश से आने वाली लाइट माइनस A डैश P डैश। ठीक है, A डैश P डैश एक्चुअली क्या है, ये पूरे का पूरा जो SP डैश में से SA डैश घटा देंगे, तो ये हो जाएगा AP डैश माइनस A डैश P डैश कितना होगा, SP डैश माइनस SA डैश। एक्चुअली ये SA डैश और SA इक्वल है, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू AP डैश माइनस SP डैश माइनस SA। अब यहाँ AP डैश देखने के लिए AP डैश एक्चुअली इस ट्राइंगल को ले सकते हैं आप, ये P डैश P और A तक, तो कितना हो जाएगा, B इस तरफ है, X इस तरफ है, ये हाइपोटेनस है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस ये SP डैश जो है, SP डैश यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा ट्राइंगल है इसके लिए, तो ये है A प्लस B और इधर है X, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A प्लस B का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर और SA है आपका A। यहाँ देखिए ये एक्चुअली इसमें B कॉमन ले लें अगर हम, तो ये जाता है B कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर क्या है, B स्क्वायर कॉमन लिया एक्चुअली हमने, तो हो जाएगा 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर की पावर हाफ माइनस इसमें A प्लस B कॉमन लेंगे, तो ये अंदर एक्चुअली A प्लस B का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये हो जाता है 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन A प्लस B का स्क्वायर की पावर हाफ, और ये माइनस माइनस करके प्लस प्लस A हो जाता है। अब यहाँ जो ये X है स्क्रीन पर डिस्टेंस है, ये जो सोर्स और स्ट्रेट एज या स्क्रीन और स्ट्रेट एज के डिस्टेंस से काफ़ी कम है, तो इसे हम कह सकते हैं X इज वेरी मच लेस देन A, X इज वेरी मच लेस देन B, या कह सकते हैं X इज वेरी मच लेस देन A प्लस B। तो यहाँ इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ हो जाती है B 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर माइनस A प्लस B 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन ट्वाइस A प्लस B का स्क्वायर प्लस A, इन ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा B प्लस X स्क्वायर अपॉन
2b माइनस a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a प्लस बी प्लस a। अब देखिए माइनस a प्लस बी है, यानी कि माइनस a माइनस बी है, यहाँ प्लस का b है, यहाँ प्लस का a है, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a प्लस बी। इसमें भी हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। अब इसमें एलसीएम लेंगे b इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा a। तो इसे हम कह सकते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a अपॉन b इंटू ए प्लस बी। तो ये पाथ डिफरेंस हो जाता है डेल्टा बिटवीन वेव्स a एंड a डैश। अब हम इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी दो हिस्सों में बटेगी, इल्यूमिनेटेड रीजन, ये इसके ऊपर है इल्यूमिनेटेड रीजन, और एक शैडो नीचे है। तो ये इल्यूमिनेटेड रीजन है जहां पर रोशनी होनी चाहिए, तो इसे मैं कह सकता हूं इल्यूमिनेटेड रीजन, और ये शैडो है। तो पहले केस में हम करेंगे इंटेंसिटी इन इल्यूमिनेटेड रीजन। तो इल्यूमिनेटेड रीजन में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नीचे से हाफ पीरियड जोन्स ऊपर अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। अगर एक हाफ पीरियड जोन अपीयर होगा तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम होगा, 2 होंगे तो मिनिमा होगा, 3 होंगे तो मैक्सिमा होगा, 4 होंगे तो मिनिमा होगा। इसका मतलब अगर इस ए और ए डैश के बीच में नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स ऑड होंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और अगर इसमें हाफ पीरियड जोन्स की संख्या इवन होगी तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ऑड नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो डेल्टा है दैट शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो हम कह सकते हैं एक्स एन स्क्वायर अपॉन 2 a अपॉन बी a प्लस बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ इससे एक्स एन हो जाता है कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस n माइनस 1 बी ए प्लस बी लैम्डा अपॉन ए। तो ये इन पोजीशंस पर इल्यूमिनेटेड रीजन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं फॉर डार्क फ्रिंज तो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए कितना, n लैम्डा, या कह सकता हूं जो एक्स एन आ जाएगा वो आ जाएगा यहां से। ठीक है, ये ट्वाइस n बी ए प्लस बी लैम्डा ओवर ए। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी इन शैडो, ये कह सकते हैं इंटेंसिटी इन शैडो। तो शैडो में जो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे फिर से। सबसे पहले जो इंटेंसिटी यहाँ निकालेंगे, पी पर कितनी इंटेंसिटी होगी, क्या पी पर इंटेंसिटी अचानक 0 हो जाएगी, इधर अंधेरा हो जाएगा, इंटेंसिटी धीरे धीरे घटेगी या फ्रिंज बनेगी। तो देखिए ए, यहाँ पर इंटेंसिटी देखने के लिए हम अलग अलग जोन का एम्पलीट्यूड लिखेंगे। अब आधा जोन ऊपर है आधा नीचे है, नीचे वाला ऑब्स्ट्रक्ट है, जो सेकंड जोन है वो आधा ऊपर है आधा नीचे है, नीचे वाले के सामने स्ट्रेट एज है। तो यहाँ इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का आधा जोन, दूसरे वाला आधा जोन, तीसरा आधा जोन, चौथा आधा जोन। तो हमने देखा था
कि अगर हम सारे जोन को ऐड कर रहे थे पहले, अगर हम इसे बाई 2 ना लेंगे तो एम्पलीट्यूड था 1/2। तो यहाँ पर भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से m1/4 प्लस m1/4 ग्रुप बनेगा, माइनस m2/2 प्लस m3/4 प्लस m3/4 माइनस m4/2 प्लस m5/4। तो ये ब्रैकेट वाले जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज किसी भी जोन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आसपास वाले जोन के एम्पलीट्यूड का एवरेज होता है। तो ए हो जाएगा आपका m1/4। तो यहाँ इंटेंसिटी हो जाती है I प्रोपोर्शनल टू होगा a², इसे कह सकता हूँ m1²/16। ठीक है। अगर मैं कहूं इंटेंसिटी ड्यू टू होल वेव फ्रंट, तो इंटेंसिटी होती थी कितनी, ये होती थी m1²/4। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेंसिटी है जिसे हम P पॉइंट की इंटेंसिटी कह रहे हैं, इसका मतलब IP इक्वल टू I, ये हो जाएगा 1/4। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी 0 नहीं है, जो फुल वेव फ्रंट की वजह से इंटेंसिटी थी उसका 1/4 होना चाहिए था। अब हम अगर कंसिडर करें कि P" पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो P" को मिलाने वाली लाइन खींचेंगे, ये A" पर इसे कट करेगी। इसका मतलब कुछ हाफ पीरियड जोन इसके इस तरफ है जो कि शैडो में पहले भी थे, अब भी शैडो में है। जैसे जैसे हम P से नीचे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर वाले हाफ पीरियड जोन भी डिसअपियर होंगे। सबसे पहले ये पहला वाला जोन डिसअपियर होगा m1/2 वाला, बचे हुए की वजह से एम्पलीट्यूड हो जाएगा m2/4। फिर दूसरा जोन डिसअपियर होगा, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड हो जाएगा m3/4। तो जब पहला जोन डिसअपियर होगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा कितना, m2/4। जब दूसरा जोन डिसअपियर होगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा m3/4। जब तीसरा जोन डिसअपियर होगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा m4/4। तो इस तरीके से जो एम्पलीट्यूड है उसका घटना बढ़ना या मैक्सिमम मिनिमा ना होने के बाद अब बजाय ये क्या होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा या इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि शैडो रीजन में इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस इल्यूमिनेटेड रीजन में इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, फ्रिंजेस बनाई हैं, और यहाँ शैडो रीजन में जो इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया है, उससे हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। तो जानबूझकर ये कर्व मैंने यही ड्रॉ किया है इसके पास ही। इसका मतलब इसके ऊपर तो ये शैडो है और इसके ऊपर ये इल्यूमिनेटेड रीजन है और इसके नीचे शैडो है। तो यहाँ कहीं इंटेंसिटी जो होनी चाहिए थी वो है, और ये इंटेंसिटी का 1/4 है। यहाँ पर इंटेंसिटी सिर्फ इतनी ही रह जाएगी और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये इंटेंसिटी धीरे धीरे यहाँ घटेगी। तो शैडो रीजन की जो इंटेंसिटी है वो तो ये बन गई। यहाँ जो इंटेंसिटी है, यहाँ इंटेंसिटी एक बार इसमें बढ़ेगी, बढ़ने के बाद फिर घटेगी, फिर ये घटेगी, बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। इस तरीके से ये फ्रिंज होंगे। इसका मतलब यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी इसके सामने, यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी और ये डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये ब्राइट डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ जो इंटेंसिटी का वैल्यू है, ये अगर मैं कहूँ I0 है, तो यहाँ इंटेंसिटी I0/4 है। तो ये धीरे धीरे इसमें शैडो में डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी। यही डिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। थैंक यू।